वुसअतें मुझको खलाओं की भला रोकेंगी क्या, हौसला बेइंतहा और आसमां है साथ बस। कोई आसमां आसमां नहीं रहता, कोई मुश्किल मुश्किल नहीं रहती, और कोई शजरे ममनुआ नहीं रहता अगर इंसान के हौसले बुलंद हों। कुछ बरसों पहले तक CSS और गवर्नमेंट सर्विसेज ख़वातीन के लिए शजरे ममनुआ कंसीडर की जाती थी, मगर हालिया कुछ बरसों में ये ट्रेंड चेंज हुआ है और एक पॉजिटिव चेंज देखने में आई है। पिछले कुछ बरसों से बहुत सी ख़वातीन CSS की तरफ आ रही हैं, और हमारी आज की मेहमान भी एक यंग और एनर्जेटिक फीमेल CSS एस्पिरेंट हैं, जिन्होंने हालिया CSS अटैम्प्ट में, जो कि CSS 2015 की अटैम्प्ट थी, उसमें एक नुमाया पोजीशन हासिल की और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में एलोकेशन हासिल की। आइए मिलते हैं मिस आमना मदूदी से। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सामना मौदूदी। सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी और सेकेंडली आपको वेलकम कहूँगी हमारे शो में आने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए बहुत प्रीशियस टाइम अपना निकाला है। आमना, सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि आपका पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज तक का सफ़र कैसा रहा? मेरा सफ़र वैसे तो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तक का काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन ऑब्वियसली हर सफ़र में मुश्किलात का तो सामना ज़रूर करना पड़ता है। और ड्यूरिंग द टाइम दैट आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय CSS प्रेप के दौरान काफ़ी मुश्किलात आती हैं, और वो ऐसी मुश्किलात होती हैं जो आपको फ़िज़िकली और इमोशनली आपको ड्रेन कर रही होती हैं। जैसे आपको कुछ फैमिली की तरफ से कुछ आपको रेजिस्टेंस होती है। लकीली मुझे मेरी इमीडिएट फैमिली की तरफ से तो रेजिस्टेंस नहीं थी, लेकिन कुछ क्लोज़ रिलेटिव्स वगैरह इनसे थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं। वो कहते हैं नहीं हमारे से कहाँ होगा, नहीं ऐसे नहीं, स्पेशली बीइंग अ वुमन एग्जैक्टली। और इवन आप जैसे कंपेटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, इतनी ज़्यादा लड़कियां नहीं आ रही होती, स्पेशली PAS में इतनी ज़्यादा लड़कियां नहीं आती, तो वो भी एक चैलेंज होता है कि आप यू आर चैलेंजिंग सोशल नॉर्म्स, यू आर चैलेंजिंग सोशल बिलीफ्स, और उनको आप चैलेंज करके उनको आप ओवरकम करके आ रहे हो। तो सफ़र थोड़ा मुश्किल भी रहा है, लेकिन यहाँ पहुँच के बहुत मज़ा भी आ रहा है। यहाँ आके इट्स अ प्रिविलेज टू बी हियर। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपने कब CSS के बारे में सोचा, कि डिसाइड कर लिया कि अब मुझे CSS करना चाहिए? इट हैज़ बीन अ लॉन्ग जर्नी, या फिर आप इसको बहुत कम अरसा से प्लान करी थी और आपने पेपर्स दे दिए? मुझे एक्चुअली CSS के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया था कि CSS क्या होता है, लेकिन कभी इस तरह का कोई रुझान नहीं हुआ। लेकिन जब मैं बैचलर्स के आखिरी ईयर में आई तो मैंने काफ़ी अपने फैमिली फ्रेंड्स में CSPs हैं उनसे रब्ता किया, और फिर कुछ फ्रेंड्स हैं उनके पेरेंट्स भी CSPs थे, उनसे पता चला। तो उनसे ऑब्वियसली अगर आपके अराउंड कुछ लोग हों जिन्होंने CSS किया हुआ हो, जिनको पता हो, जिनकी लाइफ आपने देखी हुई हो, तो उनसे डेफिनेटली आपको इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ दिस इज़ अ वायबल फील्ड। तो आखिरी ईयर था मेरा बैचलर्स का, तब मैंने डिसाइड किया कि येस आई वांट टू गो फॉर CSS। और फॉर्चुनेटली मुझे जॉब ऑफ़र हो चुकी थी, वो भी मैंने छोड़ दी। मैंने कहा नहीं, लेट्स ट्राई फॉर CSS फर्स्ट एंड देन प्राइवेट जॉब तो मिल ही जाती है, वो तो हो ही जाता ये है। भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि बिल्कुल। either we have to go for our career or for further studies। इसी में ही बंदा जो है वो एक बहुत तरफ ज़्यादा- आपके पास एक तरफ जॉब सिक्योरिटी होती है, आपको जॉब Exactly. ऑफर हो रही होती है, और एक तरफ आप ये सोच रहे होते हो कि यार यू हैव टू पुट एवरीथिंग ऑन द लाइन। Exactly. एक गैम्बल है जो आप एक वो चांस है जो आप लेने जा रहे हो, क्या वो चांस पे ऑफ करेगा, क्या मैं कर पाऊँगी या नहीं। आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स जिन्होंने 3 अटैम्प्ट्स दी, वो फिर भी अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए। वो भी एक माइंड एट द बैक ऑफ योर माइंड एक चीज़ प्ले कर रही होती है कि यार मेरे से हुआ नहीं हुआ। आपका अपना कॉन्फिडेंस शैटर भी होगा, फिर आपकी फैमिली का भी कॉन्फिडेंस आपके ऊपर से हट जाएगा कि शी कुडंट डू इट। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपके ऊपर एक बर्डन डाल रही होती हैं, और CSS को करना उन चीज़ों, उन चैलेंजेस को पार करके, उन हर्डल्स को पार करके ही ऑब्वियसली होता है। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये आपकी फ़र्स्ट अटैम्प्ट थी, और आपकी फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका CSS रिटन क्लियर हो गया, और रिटन में इतना अच्छा स्कोर भी आया आपका, और आपको पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ग्रुप ही एलोकेट हो गया।
बल्कि आमतौर पे तो लोग कहते हैं कि CSS फर्स्ट अटेम्प्ट में होता ही नहीं है, ये आपने कैसे कर दिखाया? देखिए बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे आपकी सॉरी प्रेपरेशन के दौरान जो कहेंगे अरे नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं हो सकता, आप बस ऐसे ही दे दो, कर लो, नहीं होगा। कभी किसी की बात नहीं माननी चाहिए। आप अपने ऊपर यकीन रखो कि आपसे आप कर सकते हो तो ही आप कर सकते हो। आप लोगों की बातों में आ गए, लोगों ने क्या कहना है, वो नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मैं ऐसे ही ट्राई कर लेता हूँ, नहीं। आप खुद अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो और पूरी डेडिकेशन और पूरी मोटिवेशन से पढ़ो तो क्यों नहीं होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने सारे बच्चे पास करते हैं, मैंने पास किया है, तो बाकी सब क्यों नहीं पास कर सकते। तो आपके ख्याल में डेडिकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया? देखिए डेडिकेशन, यू हैव टू पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू इट। आप ऐसे नहीं कर सकते कि चलो अच्छा ऐसे भी ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, साथ थोड़ी सी ये भी, साथ थोड़ा सा CSS भी कर लें, साथ थोड़ा सा वो भी कर लें। पूरा आप पूरी डेडिकेशन से करेंगे, पूरा आप मोटिवेशन से करेंगे और जस्ट पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू इट तो ज़रूर होगा, डेफिनेटली होगा। आपके इंग्लिश कॉम्पोजिशन में 82 मार्क्स हैं। हाँ जी। दैट इज वेरी अब ये जो स्कोर है, इसके अंदर भी मोटिवेशन शामिल थी या कुछ और भी शामिल था? मोटिवेशन तो हर चीज़ में ही शामिल होती है। अगर आप मोटिवेटेड नहीं रहोगे तो मेरे हिसाब से तो CSS नहीं तो उससे होगा। क्या ट्रिक था कि आपने 82 स्कोर किया? देखिए CSS में सबसे इम्पोर्टेंट जो पेपर्स होते हैं वो दो होते हैं, वो इंग्लिश ऐसे होता है और इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन होता है। और उसके लिए ड्यूरिंग द टाइम दैट यू आर स्टडिंग एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CSS, मैंने 9 या 10 महीने पढ़ा और मैंने कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर एफर्ट किया है। मैं रोज़ आखिरी 1-2 महीने में मैं रोज़ सुबह उठ के 3 घंटे अपना रोज़ एक ऐसे ज़रूर लिखती थी और रोज़ मैं डेफिनेटली प्रेसी भी करती थी। प्रेसी के पेपर्स ख़त्म हो गए, मैं अखबार में से एडिटोरियल उठा के उसकी प्रेसी बना लेती थी। तो प्रेसी, कॉम्पोजिशन और ऐसे, ये 2 पेपर ऐसे हैं जिन पे आपको एक्सट्रीम फोकस और एक्सट्रीमली हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। वो आप करेंगे तो आपके मार्क्स भी डेफिनेटली अच्छे आएंगे। मैं सामना कहाँ से कंटेंट उठाती थी ऐसे का? लाइक आपकी बुक रीडिंग बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से आपके पास कंटेंट इतना था कि आप डेली बेसिस पे लिख रहे हैं हाँ। ऐसे। मतलब हम अक्सर देखते हैं कि ये हार्डली होता है, रेयर केसेस होते हैं कि स्टूडेंट डेली बेसिस पे ऐसे लिखते हैं। मतलब हम लोग हफ्ते में 1 या 2 ऐसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं। ये प्रैक्टिस कैसे आपने इसको कैसे शुरू में तो मैं यही कहूँगी, शुरू में तो मैं हफ्ते में 1 दफ़ा ही लिखती थी। जब जैसे बिल्कुल आखिरी 2 महीने रह गए तो फिर मैं रोज़ लिखना शुरू किया था मैंने। कंटेंट जो है वो बहुत ज़रूरी होता है और बहुत आपका अगर कंटेंट अच्छा नहीं है आपके ऐसे में तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप लिख ही नहीं सकते जब तक आपके पास कंटेंट ना हो। तो शुरू में मैं ऐसे करती थी कि इंटरनेट पे से देख लिया कोई चीज़ें, एक आउटलाइन बना ली और उसके रेलेवेंट जो मुझे पॉइंट्स चाहिए होते थे वो मैं इंटरनेट पे से देख लेती थी। कोई किताब में से कोई रेफरेंसेस, कोई चीज़ें निकाल लेती थी। और उसके बाद फिर थोड़े टाइम के बाद ना, जब आप बार बार वो चीज़ें रिपीट करते रहते हो, उन्हें लिखते रहते हो, उन्हें रिवाइज़ करते रहते हो, तो वो आपके दिमाग में एम्बेड हो जाती हैं। तो वो आपको ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें याद आना शुरू हो जाती हैं। तो बाय द टाइम एंड तक 1 महीना, 1.5 महीना या 2 महीने रह गए थे तो वो मुझे ऑटोमेटिकली चीज़ें याद आ जाती थी कि अच्छा इसमें ऐसे लिखना है, वैसे लिखना है, ये चीज़ें लिखनी है, ये चीज़ें ऐड करनी है। कोट्स भी मैं रेगुलरली रिवाइज़ करती थी। मैंने कुछ 5-6 पेजेस बनाए हुए थे कोट्स के, जो ऐसे कोट्स थे जो मुझे लगता था कि ऑलमोस्ट हर जगह ऐड हो सकते हैं। एजुकेशन रिलेटेड, विमेन रिलेटेड, वर्ल्ड इश्यूज़ रिलेटेड, टेररिज्म रिलेटेड, जो आपको हर जगह पे काम आ सकते हैं। आपको करंट अफेयर्स के पेपर में भी काम आ सकते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में भी काम आ सकते हैं, आपको एसए के पेपर में भी काम आ सकते हैं। तो वो जेनेरिक सी चीज़ें मैंने रखी हुई थी और वो मैं रिवाइज़ करती रहती थी, तो वो एंड में मुझे याद होना शुरू हो गए थे। तो उन्हीं को मैं इनपुट कर देती थी, वो नॉलेज भी मुझे आहिस्ता आहिस्ता याद होनी शुरू हो गई थी। तो वो वही बात है कि आप प्रैक्टिस करते रहोगे, आपके हाथ से गुजरता रहेगा वो चीज़, तो वो ऑटोमेटिकली आपको याद होनी शुरू हो जाएगी। आपके ख्याल में जो आपका रिटर्न में इतना अच्छा स्कोर आया है उसकी बेसिक रीज़न क्या है? क्या वो हार्ड वर्क है या कोई और रीज़न है? ऑब्वियसली हार्ड वर्क है, डेडिकेशन थी मेरी। मैंने तकरीबन रोज़ तकरीबन 15 से 16 घंटे पढ़ाई करती थी और मैंने ये सोचा हुआ था कि ये करना है तो करना है। मतलब मैंने ये नहीं सोचा था कि अच्छा चलो ठीक है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कुछ और कर लूँगी।
मैंने एक डिसाइड किया था कि अब यही करना है मैंने। तो जब आप एक चीज़ अपने आप से डिसाइड कर लेते हो तो उसके लिए आपको फिर उतना ही आपको डेडिकेशन, उतना ही आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये करना है। उसके बाद फिर मैं 15 घंटे 16 घंटे आराम से पढ़ाई कर लेती थी। अच्छा मिस, आपने जिक्र किया कि आपको एक सीएसपी ने गाइड किया कि आप यूएस हिस्ट्री रखें, यानी आपने सीएसएस में बहुत से लोगों से यकीनन गाइडेंस ली होगी। आपके ख्याल में सीएसएस में गाइडेंस का क्या रोल है, और आपने किधर किधर से गाइडेंस ली, किसी सीएसपी से ली, किसी इदारे से गाइडेंस ली, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सीएसएस में बहुत ज़रूरी होता है गाइडेंस लेना। मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से देखा है, जिन स्टूडेंट्स के साथ मैं पढ़ रही थी, मैंने ये देखा कि सीएसएस को स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे अज्यूम करते हैं, ऐसे लेते हैं लाइक इट्स जस्ट अनदर एग्ज़ाम। सीएसएस is not like another exam. CSS is not metric or FA, it's not OA levels. तो CSS को it's a very challenging exam, it's a very demanding exam. तो अगर आप बग़ैर गाइडेंस के पढ़ रहे हो, बग़ैर गाइडेंस के आप चीज़ें खुद करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो मेरे हिसाब से उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। जो CSS का पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका होता है, जो CSS को की पढ़ाई करने का तरीका होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। और वो आपको एक एक्सपीरियंस पर्सन, एक एक्सपीरियंस टीचर, एक एक्सपीरियंस CSP ही बता सकता है। फिर आपने गाइडेंस कहाँ से ली? मैंने गाइडेंस एक्चुअली जो ही मैंने अपनी प्रेपरेशन शुरू की थी तो मैंने एकेडमी ज्वाइन कर ली थी। वहाँ पे हमारे CSP से, वहाँ पे एक्सपीरियंस टीचर्स थे जो हमें गाइड करते थे। मतलब शुरू में ऐसा होता था कि मुझे भी बिल्कुल समझ नहीं आता था कि ये पेपर है, इसको बस ऐसे ही लिख दो और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो टीचर तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। ऐसे नहीं होता। हम जो CSS की प्रेजेंटेशन होती है, पेपर की प्रेजेंटेशन होती है, वो बहुत डिफरेंट होती है। आपको अपनी राइटिंग पे फोकस करना होता है, आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैप्स, चार्ट्स, टेबल्स, ये चीज़ें डालनी होती हैं। आपको कोट्स डालने होते हैं जो आपकी एक्सप्लेनेशन को, आपकी बात को बैक कर सकें इन द पेपर। आपको डिफरेंट जैसे आपको आउटलाइंस बनानी होंगी, आउटलाइंस प्रेजेंट करनी होंगी उस पेपर में। वो चीज़ें आपको करनी होती हैं सो दैट यू कैन स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्राउड। 20,000 से 25,000 स्टूडेंट्स अपेयर हो रहे हैं। आप कैसे, हाउ आर यू सपोज टू स्टैंड आउट ऑफ द रेस्ट ऑफ द पीपल? यू हैव टू मेक द एग्जामिनर, यू हैव टू बेसिकली फोर्स द एग्जामिनर टू रीड योर पेपर। और वो चीज़ें आप गाइडेंस के बगैर नहीं कर सकते। तो मैं सामने आपने प्रॉपर गाइडेंस की बात की है यहाँ पर। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि प्रॉपर गाइडेंस के लिए क्या चीज़ आप रिकमेंड करती हैं? आमतौर पे ये कहा जाता है कि एकेडमीज़ में स्पेशली जाके टाइम बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का वेस्ट होता है। व्हाट अबाउट दैट? उसके बारे में आपके क्या लगता है? नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखें, अगर आप एकेडमी बिल्कुल ऑनेस्टी से, अपने आप ऑनेस्ट होके, अपने से ऑनेस्ट होके अगर आप एकेडमी ज्वाइन कर रहे हो और यू आर ज्वाइनिंग इट फॉर द बेनिफिट ऑफ योर सेल्फ, तो आपको डेफिनेटली एकेडमी हेल्प करेगी। इट विल फैसिलिटेट यू डेफिनेटली। लेकिन अगर आप सिर्फ इधर उधर घूमने घामने के लिए जा रहे हो और ये सोच रहे हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं, वो कहते हैं चलो यार अभी तो याद नहीं होगा, अभी तो मई जून है, अभी तो याद नहीं होगा सिलेबस, हम नवंबर दिसंबर में याद करेंगे। जब तक आप वहाँ तक पहुँचते हो तब तक गाड़ी छूट चुकी होती है, टू बी ऑनेस्ट। वहाँ उस वक्त बर्डन इतना ज़्यादा हो चुका होता है कि आप उस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप पहले दिन से प्रेप करना शुरू करें, एकेडमी जाएं। एकेडमी इसलिए ना जाएं क्योंकि आपने जाना है, एकेडमी इसलिए जाएं कि आप अपने टेस्ट्स दें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें, अपनी असाइनमेंट्स चेक कराएं। वहाँ टीचर्स हैं, टीचर्स की नॉलेज से और उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा हासिल करें। वो दे आर देयर टू हेल्प यू, they're not there to just to have fun, or they're not there to pass their time. तो आप उनसे गाइडेंस लें, उनसे पूछें कि कैसे, what would be better for my papers। मैं अपने टीचर्स को, मैंने जो एकेडमी ज्वाइन की, मैं अपने टीचर्स को अपने पेपर्स दिखाती थी, उनसे पूछती थी कि इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो मैं ऐड कर सकती हूँ। और दूसरी बात ये कि आप हमेशा जो है ना, बैक ऑफ द माइंड, मैं हमेशा एक चीज़ ज़रूर याद रखती थी कि मैं हमेशा अपने एग्ज़ामिनर को बैक ऑफ माई माइंड ज़रूर रखती थी कि क्या मैंने जो ये लिखा है, क्या एग्ज़ामिनर इसको पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा? क्या मेरा एग्ज़ामिनर, हाँ, क्या मेरा एग्ज़ामिनर इसको पढ़ेगा? अगर मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है तो एग्ज़ामिनर नहीं पढ़ेगा, नहीं फोकस करेगा, उसके पास 25,000 और पेपर हैं, वो नहीं मेरे लिए टाइम निकालेगा।
क्या मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हैं, क्या मेरा नॉलेज सही है, क्या मैंने पेपर को सही तरह से प्रेजेंट किया है, क्या रेलेवेंट चीज़ें डाली हैं। एग्ज़ाम पेपर में बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको सवाल कुछ और आया होता है और जवाब आप कुछ और दे रहे होते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपकी नॉलेज बहुत कम होती है और आप अपनी नॉलेज को बस किसी तरह से डालना चाहते हो। अच्छा मिस, आज की जो दुनिया है वो एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड जैसे उसे कहा जाता है। हम हर स्टूडेंट के पास इंटरनेट अवेलेबल है, बल्कि इसे हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, हर तरफ से इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। तो इसमें हमें CSS की रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कैसे मिले, और आपने CSS की रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर की? क्या आपने कोई न्यूज़पेपर यूज़ किया, उसे आपसे कंसल्ट किया, या फिर आपने कोई और मेथड अपनाया? आपके ख्याल में रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन किस तरह मिले और उसको इन्फॉर्मेशन को रिटेन किस तरह किया जाए? करंट अफेयर्स के लिए तो मैं एक्चुअली आई एम गोइंग टू बी ऑनेस्ट हियर एंड से मुझे अखबार पढ़ना बहुत बुरा लगता था। मुझे अखबार पढ़ना बहुत बुरा लगता था और मैं जितने CSPs को देखती हूँ वो बड़े अखबार से रेकमेंड करते हैं कि डॉन रोज़ पढ़ें। लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम होता है और मैं तो अखबार पढ़ती थी और थोड़ी देर बाद मुझे नींद आनी शुरू हो जाती थी। मुझे समझ ही नहीं आता था कि कल क्या हुआ था, आज क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है, इस सारे को लिंक कैसे करना है। तो उसके लिए नॉलेज आपको देखिए, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एनालाइज करना। आपको 1000 लोग कहेंगे कि डॉन पढ़ो, लेकिन अगर आपको में है ही नहीं, मेरे में नहीं था, मैं नहीं पढ़ सकती थी। तो मैं डिफरेंट सोर्सेज यूज़ करती थी जहाँ से मैं करंट अफेयर्स की नॉलेज हासिल कर सकूँ। उसके लिए मैं JWD मैगज़ीन पढ़ लेती थी। वर्ल्ड टाइम्स का ये फ़ायदा होता था मुझे कि महीने के एंड में आता था तो एक कंपाइल्ड नॉलेज मुझे मिल जाती थी, तो मुझे डॉन से थोड़ा छुटकारा मिल जाता था। तो उससे मुझे ये होता था कि आई वॉज़ अप टू डेट और मुझे वो भी नहीं पढ़ना, डॉन भी नहीं पढ़ना पड़ता था। और नॉलेज के लिए इसी तरह से आपको डिफरेंट सोर्सेज, यू हैव टू सी व्हाट वर्क्स फॉर यू। मैं इंटरनेट से भी देखती थी, बुक्स भी मैं बहुत ज़्यादा बुक्स भी बहुत ज़्यादा मैं कंसल्ट करती थी और मैं वर्ल्ड टाइम्स मैगज़ीन भी पढ़ लेती थी। इस तरह से डिफरेंट सोर्सेज लेती थी। और यहाँ मैंने जो एकेडमी में मैंने किया वो ये था कि हम डिफरेंट टॉपिक्स लेते थे और हमें असाइनमेंट्स दी जाती थी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के ऊपर और उन पे हम एक पूरी असाइनमेंट बनाया करते थे। उससे ये फ़ायदा होता था कि हमारे पास एक फ़ाइनल वर्जन आ जाती थी। जैसे आप टेररिज्म पर लिख रहे हैं तो आपके पास एक फ़ाइनल वर्जन आ जाती थी कि उस टाइम से अब तक, मतलब एक सर्टेन टाइम में क्या हुआ हुआ है। हाँ, एक आपके कंप्लीट नोट्स बन जाते थे। और आखिरी जब आप बिल्कुल आपका पेपर हो रहे होते हैं तो आपके एक पेपर और दूसरे पेपर के बीच में 2 घंटे का वक्त होता है, या सुबह को आपके पास 2 या 3 घंटे का वक्त होता है। आप बुक्स नहीं खोल सकते। उसमें आपके जो हर CSP कहता है ना, नोट्स बनाओ, वो उस वक्त काम आते हैं। वो आपको उस वक्त रिवीजन में आखिरी मिनट में देखने के लिए आपको नोट्स काम आते हैं, वो बेनिफिशियल होते हैं। तो मुझे याद है मैं अपना करंट अफेयर्स का पेपर देने से पहले मैं बस आखिरी मिनट ना वो नोट्स देख रही थी और मैंने उन नोट्स को देखा और वही असाइनमेंट्स, वो नोट्स, वो चीज़ें जो मैंने बनाई हुई थी, वो एक एमैल्गमेशन जो मैंने बनाया हुआ था काफ़ी चीज़ों का, वो ही मैं आखिरी मिनट पर देख के और बस मैंने तो बताइए कि आउटलाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मतलब अच्छा, फिर करंट एंड पाकिस्तान अफेयर्स में हमें क्या करना चाहिए? आइदर वी गो फॉर आउटलाइन और नॉट, क्योंकि ऐसे के पेपर में तो हम यूजुअली वो तो दैट इज़ कंपल्सरी, ठीक है, लेकिन जो बाकी करंट एंड पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर होते हैं उनमें काफ़ी स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स जो हैं वो नहीं भी बनाते। आप क्या समझती हैं, आउटलाइन इज़ बेनिफिशियल? आउटलाइन मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी होती है। मैं आपको ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो हर सब्जेक्ट के लिए आपको आउटलाइन पेपर में ना बनाएं, लेकिन अपने नोट्स में ज़रूर बनाएं, ताकि आपको याद हो जाए कि आपने किस तरह से, जैसे आप किसी टॉपिक को लेके चल रहे हैं तो आपको याद हो कि आपने पॉइंट प्रोग्रेशन क्या है, आपने कौन से पॉइंट्स डालने हैं उस सवाल में, ताकि आपको एक आइडिया हो। उस वक्त आप इतने टेंशन और प्रेशर में बैठे हुए हैं और आप ये सोच रहे हो कि यार क्या था, वो क्या लिखा था, उस किताब में क्या लिखा था। आउटलाइंस पाकिस्तान अफेयर्स के लिए बनाएं, इस्लामियात के लिए बनाएं, ज़रूर बनाएं, इनफैक्ट हर सब्जेक्ट के लिए बनाएं।
और उनको अपने नोट्स में रखें और रेगुलरली उन्हें रिवाइज़ करते रहें। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा नोट्स वापस रिवाइज़ करें, सारी चीज़ें देखें। एक दफ़ा आप अपने पॉइंट्स देख लेंगे, आपको याद आ जाएगा कि इसमें क्या चीज़ें लिखी हुई थी। और साथ साथ आप एक दफ़ा ना आप जो आपने कोट्स डाले हुए हैं, मैप्स डाले हुए हैं, चीज़ें डाली हुई हैं, वो ज़रूर रिवाइज़ कर लें। तो आप लिख तो उस वक्त आप ऑब्वियसली आप लिखने ही गए हो, तो लिख तो आप उस वक्त सकते हो, लेकिन कोट्स ऐसी चीज़ हैं, कुछ जो मैप्स भूल ऐसी जाते चीज़ें हैं, हैं और कुछ टेबल्स ऐसे हैं, नंबर्स हैं जो आपने डालने हैं, जो आपको उस वक्त भूल जाते हैं। वो आप रेगुलरली 5 मिनट 10 मिनट लगते हैं आपको रिवाइज़ करने में, आप उन्हें देखें, रिवाइज़ कर लें, आउटलाइंस देख लें। मिस सामना एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सीएसएस के प्रेशर को मैनेज किस तरह किया जाता है, स्पेशली लास्ट डेज का जो प्रेशर है, हाउ टू कोप विद दैट प्रेशर। वो ऐसा प्रेशर होता है और ऐसी टेंशन होती है कि आप उसको कोई भी Cope चीज़ करना ही हो आप बहुत कोप मुश्किल नहीं कर होता है। सकते। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर आपकी तैयारी आधी होगी या नामुकम्मल होगी या आप अपनी तैयारी के बारे में अनश्योर होंगे, तो वो प्रेशर डेफिनेटली ऐड होगा उसमें और बहुत ज़्यादा होगा। नॉर्मल प्रेशर तो सबको ही होता है, कोई ऐसा नहीं होता जिसको टेंशन ना हो रही हो, लेकिन अगर आप अनप्रिपेयर्ड हो गए तो वो टेंशन और बढ़ होगी। जाएगी। तो मैंने ये प्लान किया हुआ था कि मैंने मई में अपनी प्रेप शुरू की थी, मई में ही मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी। तो मई से अक्टूबर तक मैंने डिसाइड किया हुआ था कि मैं अपनी पहली प्रेपरेशन करूँगी और अक्टूबर नवंबर से फरवरी तक मेरे से जितनी दफ़ा पूरा कोर्स रिवाइज़ हुआ उतना मैं करूँगी। तो मैंने एक दफ़ा डेफिनेटली मैंने पूरा कोर्स रिवाइज़ किया था, उससे एक मुझे मेंटली हो गया था, एक सेटिस्फैक्शन हो गई थी कि हाँ एटलीस्ट मैं एक दफ़ा मैंने प्रेप किया, एक दफ़ा रिवाइज़ किया है, तो उससे थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाता है। और ऑब्वियसली उस वक्त ऐसा होता है कि आप कुछ भी कर लो, आपकी नर्वसनेस और टेंशन ख़त्म नहीं होगी। अल्लाह को याद करो और तो कुछ भी नहीं हो सकता। इंटरव्यू के बारे में सबसे पहले पूछना चाहूँगी कि साइकोलॉजिकल जो पोर्शन होता है काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना बिल्कुल। और उसके साथ मतलब सिचुएशंस को हैंडल करना, स्पेशली साइकोलॉजिकल की जो टेंशन होती हैं, उसके बारे में कुछ हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपकी आपने क्या टेक्निक्स, क्या स्ट्रेटजी थी आपकी उस टाइम पे साइकोलॉजिकल के लिए साइकोलॉजिकल में बेसिकली रिटन पोर्शन भी होता है और वो सेकंड डे पे 3-4 डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी हो रही होती हैं अलॉन्ग विद योर साइकोलॉजिस्ट के साथ आपका एक इंटरव्यू होता है। तो वो भी बेसिकली आप प्रैक्टिस से ही उसको परफेक्ट कर सकते हो। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ स्टडी ग्रुप्स बनाए हुए थे, हम उनके साथ सारे मिलके बैठ के हम लोग इंग्लिश पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते थे, उर्दू ग्रुप डिस्कशंस करते थे। कमांड टास्क्स, मुझे जितने कमांड टास्क्स ऑनलाइन भी और बुक्स में भी जितने कमांड टास्क्स मिलते थे वो मैं सारे करने की कोशिश करती थी। आप अपने कमरे में बंद हो जाओ और चुप करके अपना कमांड टास्क खुद करो, जस्ट इमेजिन कि आपके साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो वो आपके ऑटोमेटिकली जब आप इतनी दफ़ा प्रैक्टिस कर लेते हो तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। आप अपने फ्रेंड्स के साथ करो, अपने क्लासमेट्स के साथ करो, उनके साथ करो, तो वो भी आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे कि व्हाट आर द फ्लॉज इन योर स्पीच और इन योर थिंग्स, और आप भी उन्हें गाइड कर सकते हैं। तो ये एक मतलब एक ग्रुप एफर्ट, हाँ, उस साइकोलॉजिकल में ग्रुप एफर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई थी, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। मेरी उर्दू ग्रुप डिस्कशन भी अच्छी हो गई थी और मेरे पब्लिक स्पीकिंग हमने इतनी दफ़ा प्रैक्टिस की हुई थी, अपनी एकेडमी में भी इतनी दफ़ा प्रैक्टिस की हुई थी, और मैंने ख़ुद भी इतनी दफ़ा ज़्यादा घर में प्रैक्टिस करती थी कि उसमें फिर डर नहीं लगा मुझे। जब आप डर को काबू कर लेते हो ना, तो आपकी एक स्मूथनेस आ जाती है, एक रवानगी आ जाती है। कमांड टास्क भी हमने इतनी दफ़ा किया हुआ था। अगेन कमांड टास्क के लिए मैं कहूँगी कि कमांड टास्क ऐसी चीज़ें हैं जो आप गाइडेंस के बगैर नहीं कर सकते, क्योंकि कमांड टास्क एक बड़ी स्पेशलाइज्ड किस्म की, एक बड़ी डिफरेंट किस्म की एक्टिविटी होती है जो आप बगैर गाइडेंस के, आपको नहीं पता कि कमांड टास्क कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह से करना है। तो वो आपको किसी CSP की गाइडेंस चाहिए होगी जिसने ये साइकोलॉजिकल दिया हुआ हो, कुछ एक्सपीरियंस लोगों की गाइडेंस चाहिए होगी जो आपको आपके साइकोलॉजिकल में हेल्प कर सके। फिर जो लास्ट होता है आपका साइकोलॉजिस्ट के साथ आपका इंटरव्यू होता है, वो मेरा थोड़ा सा इस तरह था कि 3 साइकोलॉजिस्ट थे हमारे इंटरव्यू में।
वो थोड़े डिफरेंट सवाल कर रहे थे, फैमिली बैकग्राउंड पर सवाल कर रहे थे, ऑक्यूपेशन पर सवाल कर रहे थे। वो थोड़ा डराने की भी कोशिश करते हैं आपको कि मतलब आप CSS ही क्यों कर रहे हैं और आप मतलब आपको जॉब करनी चाहिए और ये यहाँ क्या कर रही हो और वहाँ ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। तो उसमें आपको उस टाइम पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू रिमेन काम। आपने काम रहना है, स्ट्रेट फेस रखना है और बस जस्ट ट्राई एंड फोकस के ये मुझे डरा, आप ये लोग मुझे डरा नहीं सकते। तो आप आराम से अपने कॉन्फिडेंट रहें और अपने सवालों के जवाब आराम से देते रहें। आपके ख्याल में साइकोलॉजिकल का इंटरव्यू के स्कोर में क्या रोल है? इंटरव्यू के स्कोर में मेरे हिसाब से शायद इतना रोल नहीं है जितना मेरे हिसाब से साइकोलॉजिस्ट ने हमारी एबिलिटी को देखकर हमारे लिए ग्रुप्स प्रॉबेबली रेकमेंड किए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो हमसे काफ़ी मतलब ना हमें प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे थे और उसके हिसाब से मुझे डेफिनेटली लगा कि वो प्रॉबेबली वो एक सॉर्ट ऑफ रिपोर्ट आपकी बना रहे होते हैं, आपके सामने ही बना रहे होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि मार्क्स में, इंटरव्यू के मार्क्स में वो तो पैनल डिसाइड करता है ऑब्वियसली, वो अपनी रिकमेंडेशन ये भेजते हैं शायद कि ग्रुप कौन सा इस बच्चे के लिए सूटेबल होगा, कौन से ग्रुप में ये किस तरह से प्रेशर हैंडल किया, किस तरह से क्वेश्चंस हैंडल किए, किस तरह परफॉर्म कर रहा था, पूरा एक्टिविटी 2 डे एक्टिविटी किस तरह से की और इस ग्रुप के लिए ये बच्चा ज़्यादा सूटेबल होगा। इस तरह से मुझे लगता है। अब अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि पैनल के साथ इंटरव्यू आपको कैसा हुआ? पैनल इंटरव्यू, द डेज दैट फॉलोड अप टू द इंटरव्यू, वो मेरे बड़े टेरिफाइंग मोमेंट्स थे। मुझे ऐसा बस मुझे इतना डर शायद ज़िंदगी में कभी नहीं लगा होगा जितना पैनल इंटरव्यू से पहले। डर इसलिए लगा क्योंकि एक होता है आपके एक बहुत एक्सपीरियंस CSPs बैठे हुए हैं, रिटायर्ड लोग बैठे हुए हैं, 5 लोग बैठे हुए हैं, वो एक बच्चे से सवाल कर रहे हैं। ये भी थोड़ा पैनल का भी प्रेशर होता है। हाँ, डॉन्टिंग एक्सपीरियंस होता है आपके लिए। आप कहते हो पता नहीं क्या पूछेंगे और जो जिन्होंने पिछले साल इंटरव्यूज़ दिए हुए होते हैं वो भी थोड़ा डराने में अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। वो कहते हैं ये सर ने बहुत सवाल किए और आप अपनी रिसर्च भी कर रहे होते हो तो आपको पता चलता है वो बहुत टफ टाइम देते हैं। आप इंटरव्यू देके बाहर निकल रहे होते हैं तब भी सब लोग कह रहे होते हैं तुमसे इतने सवाल। हाँ, एग्जैक्टली। तो वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड पे एक प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मैं जब जाऊंगी तो क्या होगा। बट कॉन्ट्ररी टू व्हाट आई बिलीव्ड, मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत मुझे मज़ा आया। ये पैनल की ये ख़ासियत थी कि उन्होंने इस तरह से हमें प्रेशराइज़ नहीं किया, इस तरह से हमारे से ना वो मतलब कोई ज़्यादा तेज़ नहीं हो, बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट था। और जब मैं बाहर आई तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं तो ऐसे ही नॉर्मल चैट करके उनसे बाहर आ गई हूँ। इस तरह का कोई बहुत स्ट्रिक्ट माहौल नहीं था, बहुत कोई इस तरह से कोई मतलब टेंस इन्वायरमेंट। ना आपके साथ बहुत अच्छा हमारा माशाल्लाह एक्सपीरियंस रहा। एंड पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कोई मैसेज हमारे CSS एस्पिरेंट्स को, क्योंकि खासतौर पे फीमेल CSS एस्पिरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैं मैसेज तो ये कहूँगी कि डेफिनेटली सबको CSS के लिए ट्राई करना चाहिए। सिविल सर्विस एक ऐसा शोबा है जिसमें वी नीड मोर टैलेंट, वी नीड मोर एक्सपर्टीज़, वी नीड मोर ब्राइट पीपल कमिंग टूवर्ड्स दिस साइड। ब्रेन ड्रेन बहुत है पाकिस्तान में, सारे उठ के अमेरिका और इंग्लैंड जा रहे हैं। तो अगर इस तरफ आएंगे हमारे नॉलेज वाले बच्चे, हमारे अच्छे स्टूडेंट्स और जिनके पास जेन्युइनली एक टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, वो ज़रूर CSS की तरफ आएँ, स्पेशली फ़ीमेल्स। लड़कियां इतनी ज़्यादा, आप इस दफ़ा का भी रिज़ल्ट देख लें, जिस साल मैं पास हुई हूँ, कम लड़कियां हैं, ज़्यादा लड़के हैं। रेशियो हमेशा ही कम रहता है डिस्पाइट द फैक्ट दैट 10% कोटा होता है लड़कियों के लिए। बल्कि नवीद अकरम चीमा साहब ने मेरे से पूछा, कहते हैं आप कोटा और मेरिट में क्या वो होता है, तो आपको लगता है कोटा होना चाहिए? तो मैंने कहा अभी तक तो होना चाहिए, लड़कियां इतनी ज़्यादा नहीं आ रही हैं, तो अभी आई डोंट थिंक वी कैन फोकस ऑन मेरिट। तो फिर बिल्कुल ही लड़के ले जाएंगे सारी सीट्स। जेंडर इक्वालिटी कुछ थोड़ी सी होनी चाहिए। तो जेंडर इक्वालिटी और लड़कियों को आगे आना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट
सिविल सर्विस के लिए भी ज़रूरी है कि एक फ़ीमेल होनी चाहिए, लड़की औरतें होनी चाहिए। आई मीन अगर आप ऑफिसेज़ में देखें ज़्यादातर मर्द आते हैं, औरतें नहीं अपने घरों से निकलती कि वहाँ पे ऑफिसेज़ में मर्द ज़्यादा होंगे। अगर हम जैसे औरतें और फीमेल्स ऑफिसेज़ में होंगी तो औरतें भी अपने घरों से आएंगी टू आस्क फॉर हेल्प, टू डिस्कस अपने साथ एग्जैक्टली आसानी से discuss एग्जैक्टली कर सकें। उनके लिए आसानी होगी। फीमेल पुलिस ऑफिसर्स आ रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर का कितना इशू है पाकिस्तान में, तो फीमेल ऑफिसर्स की ज़रूरत है, फीमेल CSPs की बहुत ज़रूरत है। स्पेशली Talent- पुलिस डिपार्टमेंट में Exactly. जहाँ पे जो फीमेल्स होती हैं उनको हाँ। तो सपोर्ट ही नहीं किया Support जाता, ही नहीं किया जाता। फैसिलिटेट ही नहीं करते जो मेल्स होते हैं बिल्कुल स्पेशली। बिल्कुल और बीइंग नॉट वेरी बायस्ड हाँ तो उसके बारे में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे बिल्कुल females बिल्कुल। जो हैं। और फीमेल्स को आगे आना चाहिए। इट्स अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, Exactly. it's about changing the culture of Pakistan, it's about changing the societal norms of Pakistan. जितनी औरतें आगे आएंगी उतना ही इट्स बेटर फॉर द सोसाइटी, इट्स बेटर फॉर सिविल सर्विस। सोसाइटल बिल्डिंग हो जाएगी। सिविल सर्विस तब्दील होगी औरतें अगर आगे आएंगी। और जैसे PAS है, बहुत कम हम औरतें देखते हैं, अब तो फिर भी बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो गई हैं। आप सुनते हैं DCO हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, पहले तो बिल्कुल भी नहीं था, अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है। और लड़कियां आएँ, रिमोट एरियाज से लड़कियां आएँ जिनमें एक्चुअली में टैलेंट है। हमारे पास इतना हिडन टैलेंट है, इतनी जगहों पर लड़कियां हैं, लड़के हैं जो एक्चुअली आगे आना चाहते हैं, वो आएँ, ट्राई करें CSS के लिए, पूरी डिवोशन से ट्राई करें और पूरा जस्ट पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू इट। इंशाल्लाह ज़रूर होगा और इससे हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा। आप दूसरे मुल्क का फ़ायदा, अमेरिका कनाडा में बहुत टैलेंट है, उनका फ़ायदा ना करें, इसमें आएँ, अपने मुल्क की हेल्प करें। और जितने अच्छे CSPs निकलेंगे उतना ही इस कंट्री में रिफॉर्म आएगा, इस कंट्री को हेल्प करेगा, तो वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। ऑडियंस हम बिलीव करते हैं एंड वी आर वेरी होपफुल कि ये वीडियो गाइडेंस प्रोग्राम जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा और ये आपके जो फर्दर बेटर आपकी प्रिपरेशन है उसके लिए भी आपको हेल्प करेगा। थैंक यू। थैंक Thank you यू very much. थैंक यू Thank सो you very मच।